नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सजा। रोहन मेरा नया चश्मा बनवा दे। मुझे आजकल इसमें से कुछ भी साफ नहीं दिखता है। मैं भगवान की पूजा पाठ भी नहीं कर पाती हूँ। अनीता जी ने अपने बड़े बेटे को कहा, जो लगभग घर से निकलने को तैयार हो रहा था। ओह माँ, आपको कितनी बार कहा है, जब भी घर से निकलूं तो पीछे से आवाज़ मत दिया करो, पर आप भी अपनी आदत से मजबूर हो। और यही काम रात को बोल देती तो सुबह ये टोका टोकी तो नहीं होती। मैं तुझे पिछले सप्ताह भर से बोल रही हूँ, फिर दुकान के पास ही में तो चश्मे वाला है, तुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। अनीता जी ने कहा। हाँ हाँ, पता है, ज़्यादा सलाह मत दो। सुबह सुबह मैं ही हूँ जो जल्दी उठकर दुकान खोलता हूँ। बाकी दोनों भाई तो आराम से आते हैं, फिर मैं ही हर काम क्यों करूँ। आपके दोनों बेटों को भी कभी कुछ काम बोल दिया करो। और रोहन दंदनाता हुआ चला गया। तभी उसकी पत्नी रश्मि बोलती है, सही तो है, आखिर हर काम ये ही क्यों करें, छोटा काम हो या बड़ा काम, इनकी ही भागा दौड़ी होती है। सुबह सबसे पहले अपनी नींद खराब करते हैं, फिर भी किसी को नहीं समझ आता है। हमेशा की तरह सब सुनकर चुप रहने की बारी अनीता जी की ही थी। जब अपना बेटा ही हर बात का उल्टा जवाब दे, ताने दे, तो फिर बहू से कुछ भी कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तभी शोरगुल सुनकर मंझला बेटा प्रदीप आता है। क्यों माँ, सुबह सुबह घर में हल्ला मचा रखा है। रात को सबसे आखिर में दुकान बंद करके मैं आता हूँ और मुझे कोई अपनी नींद भी पूरी नहीं करने देता है। रात तक दुकान में खटते रहो और घर आकर भी चिक चिक सुनो। प्रदीप की बात पूरी नहीं हुई थी कि उसकी पत्नी नताशा बीच में ही बोल पड़ती है, घर में किसी को मतलब नहीं है। अरे, एक यही तो हैं जो रोज़ रात को देर तक दुकान पर रहकर ग्राहकी संभालते हैं और इन्हें ही सोने नहीं दिया जाता है। माँ जी, आपका चश्मा नहीं हुआ, कोई चुनावी मुद्दा हो गया जिस पर रोज़ हल्ला मच जाता है। अपने छोटे बेटे से कहिए, जो देर तक सोया पड़ा रहता है और रात को भी सबसे पहले दुकान का काम छोड़कर भाग आता है। जो करता है वो ही मरता है। नताशा ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अनीता जी भौचक्की सी खड़ी रहती हैं। एक चश्मे के लिए बेटे बहू इतना सुना देंगे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अपनी ममता का ये हश्र देखकर वो दुखी हो रही थी। आखिर उन्होंने अपने बेटों के लालन पालन में क्या कमी रख दी थी, जो उन्हें आज ये सब सुनना पड़ रहा है। माँ का जरा सा काम उनसे नहीं हो रहा है, या वो इस काम को टालना चाह रहे हैं। तीनों एक दूसरे पर काम थोप कर खुद मुक्त होना चाह रहे थे। वो ये सब सोच ही रही थी कि सबसे छोटा बेटा महेश भी उठकर आ जाता है। माँ, आपको कितनी बार कहा है कि रोज़ रोज़ घर में तमाशा मत किया करो। अब देखो ना, आपने बड़े भैया, बीच वाले भैया और मुझे भी परेशान कर रखा है। ये दोनों तो सिर्फ सुबह दुकान खोलते हैं और रात को बंद करते हैं। कंप्यूटर पर सारा हिसाब किताब तो मैं ही करता हूँ, रात तक लगा रहता हूँ। मेरा दिमाग थक जाता है और आपको इस चश्मे की पड़ी है, और वो हाथ से छीन कर चश्मा फेंक देता है। अनीता जी उसकी इस हरकत से परेशान हो जाती हैं। तीनों बेटे उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आखिर एक माँ को ये सब दिन दिखाने से पहले भगवान अपने पास बुला क्यों नहीं लेता है। तभी उनकी नज़र अपने पति की तस्वीर पर पड़ती है तो वो उसे देखकर और भी तेज रोने लगती हैं। आप मुझे अपने साथ ही क्यों नहीं ले गए, मुझ विधवा को भरे ज़माने में अकेला क्यों छोड़ गए। रोते रोते उनकी आंख लग गई। तभी सबसे छोटी बहू दीप्ति आती है। ये लो, ये तो सोई पड़ी हैं, अब रसोई कौन बनाएगा। सबको भूख लग रही है, इन्हें तो कोई काम है नहीं, पर हमें तो अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है, इन पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। अनीता जी की नींद खुली और वो उठकर रसोई में चली गईं। तीनों बेटे उनके पति की दुकान संभालते हैं और तीनों बहुएं घर पर बच्चों को देखती हैं, और उन्हें इस उम्र में भी रसोई देखनी होती है। इतने लोगों का खाना बनाना होता है।
तभी बड़ी बहू रसोई में आती है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, सुबह का सारा समय तो आपने नौटंकी करने में गवा दिया। अब सबके खाने का समय हो गया है। थोड़ी देर बाद ये लोग भी दुकान से आते ही होंगे। अनीता जी ने खाना बना दिया। सब लोग आकर खाना खाकर चले गए। उन्हें भी भूख लग रही थी, पर उन्हें सबसे आखिरी में खाना मिलता था। वो भी पूरा मिल जाए तो गनीमत है। दोपहर को वो पड़ोस के घर में भजन के लिए जा रही थी, पर उनके पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि कोई अच्छी साड़ी हो तो निकाल दे। 10 लोगों के बीच में जाना है, घर की नाक कट जाएगी, लोग बातें बनाएंगे। अरे तो मत जाओ, कौन कहता है इधर उधर जाओ। वैसे भी अभी बहुत सारी सब्जियां साफ करनी हैं, वो कौन करेगा। मुझे तो बच्चों को स्कूल से लाना है और पढ़ाना भी है। साड़ी मेरे पास कोई नहीं है, अपने बेटों से मांगो, मैं थोड़ी ना कमाने जाती हूँ। अनीता जी मनमसोस कर रह गईं। उनकी ज़िंदगी नरक से कम नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बेटे बहू की सुनो, फिर दिन भर घर के काम में लगे रहो। उनकी स्थिति नौकरानी से भी बदतर बना रखी थी। वो तो सोचा करती थी 3 बेटे हैं, बुढ़ापा आसानी से कटेगा, लेकिन वो गलत थी। उन्होंने ही अपने तीनों बेटों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उनकी गलती पर भी उन्हें कभी नहीं डांटा, जिससे वो बदतमीज हो गए थे। उनकी हर इच्छा पूरी की, उन्हें उनके मन की करने दी, जिस कारण वो आज अपनी विधवा माँ की जरा भी कदर नहीं करते थे। अनीता जी जब तक सुहागन थी, उनकी घर में बड़ी चलती थी। पति रूपचंद की बड़ी सी कपड़ों की दुकान थी, उसमें तरह तरह की साड़ियाँ मिलती थी। दुकान का काम काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए बेटे पढ़ाई पूरी करके घर की दुकान में ही एक एक करके जुड़ते रहे। उनकी 3 मंजिला दुकान का बहुत नाम था और वहाँ पर मिलने वाली साड़ियाँ भी हर जगह जाती थी। ये बात अलग है कि जिसके पति ने वो दुकान खोली थी, उन्हीं की पत्नी को आज एक साड़ी के लिए तरसना पड़ रहा था। पति रूपचंद की मौत के बाद तीनों बेटे उसी में जम गए थे और अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर माँ के साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे। एक दिन घर की घंटी बजी, रिश्तेदारों के यहाँ से शादी का कार्ड आया था। सुनो जी, चाचा जी के बेटे की शादी है, मैं तो ज़रूर जाऊँगी। और हाँ, मैं भी चलूँगी। सबने आपसी सहमति की तो सब जाने को राजी हो गए। पर हम सब चले जाएंगे तो पीछे दुकान कौन संभालेगा। दुकान पर आसाराम को रख देंगे, वैसे भी आसाराम हमारा नौकर सब संभाल लेगा और घर पर आपकी मम्मी रह लेंगी। अब ये तो विधवा हैं, भला शुभ काम में जाकर क्या करेंगी। सभी इंतजाम करके तीनों बेटे बहू बच्चों समेत इस पारिवारिक शादी में चले गए। अनीता जी का भी बड़ा मन था, आखिर वो भी जाती तो अपने ससुराल वालों से मिल लेती। शादी के बहाने ही एक दूसरे से मिलना हो जाता है। तीनों बेटे बहू के जाने के बाद अचानक से एक दिन अनीता जी का भाई घर पर आया तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। अनीता जी, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही है। कैसे बेटे हैं, माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सकते, घर की साड़ियों की दुकान है और माँ को एक साड़ी लाकर नहीं दे सकते। आपने मुझे बताया क्यों नहीं। जीजा जी के जाने के बाद ये कुछ ही महीनों में आपका क्या हाल हो गया है। वैसे दुकान तो जीजा जी के नाम पर थी, तो उनके जाने के बाद ये दुकान आपकी होगी, तो आपने बेटों को उनकी मनमर्जी क्यों करने दी। भैया, मुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं है और ना ही मैंने इतना सोचा है। मुझे कुछ पता भी नहीं है। घर के कागजात और दुकान के कागजात तो घर पर ही रखे हैं, पर मैंने तो कभी खोल कर देखे ही नहीं। मन में यही बैठा था कि इनके जाने के बाद ये घर और दुकान तो बेटों की हो जाएगी, क्योंकि बेटे ही तो वारिस होते हैं। मैं तो अपने आप को भूल ही गई थी। जी, आप मुझे घर के और दुकान के कागजात दिखा सकती हैं। अनीता जी ने अपने पुराने बक्से में से कुछ फाइलें निकाल कर भाई को दिखा दी, जो उन्होंने कभी खोल कर देखना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी भोली जी, महीनों से बेटे बहुओं के ताने सुन रही हो, खुद की हालत कितनी बुरी बना रखी है। इन कागज़ों में साफ लिखा है कि
जीजा जी के जाने के बाद ये घर और बड़ी सी दुकान आपके नाम पर है। आप चाहो तो अपने बेटे बहुओं को घर से भी निकाल सकती हो और दुकान की सारी कमाई भी आपके हिस्से में ही आएगी। आपके जीते जी इन दोनों पर आपके बेटे हक नहीं जता सकते हैं। ये सुनते ही अनीता जी का चेहरा खिल गया, उनमें नई जान आ गई। उनके भाई ने उन्हें कुछ बातें समझाई और वो चले गए। अनीता जी अब अपने बच्चों के आने का इंतज़ार करने लगी। 2 दिन बाद सब परिवार समेत शादी से लौट कर आए तो आते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके कमरों पर ताले लगे हुए थे। आखिर ये ताले किसने और क्यों लगाए, सबके मन में यही सवाल था। तभी अनीता जी अपने कमरे से बाहर आईं और बोलीं, तुम सब शादी से आ गए, शादी कैसी रही? वो तो सब ठीक रही, पहले ये बताओ हमारे कमरों में ताले किसने लगाए हैं? किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? तुम तीनों के कमरों में मैंने ताले लगाए हैं, क्योंकि अब तुम तीनों मेरे घर में नहीं रह सकते हो। अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, कहीं और घर ढूंढ लो। माँ बुढ़ापे में सठिया गई हो, ये क्या मजाक लगा रखा है? हमारा घर है और हमारे ही कमरों में ताला लगा रखा है, आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है? रोहन चिल्लाने लगा। तभी प्रदीप भी बोला, माँ को पागल खाने भर्ती करवाना पड़ेगा, बहकी बहकी बातें करने लगी हैं। छोटा बेटा महेश भी बोला, माँ सुबह सुबह फिर से तमाशा शुरू कर दिया, कमरों की चाबी दे दो वरना मैं पुलिस को बुला कर ले आऊँगा। तुम तीनों के पिताजी के जाने के बाद ये घर और इस दुकान की मालकिन मैं हूँ और अब मेरी मर्जी चलेगी। तुम लोग अपने रहने का और कहीं पर इंतज़ाम कर लो और दुकान पर मैंने नए बंदे रख लिए हैं। मुझे तुम्हारी अपनी दुकान पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये दुकान मेरे पति की थी और वो मेरे नाम पर करके गए हैं। माँ के मुँह से ये बात सुनकर तीनों बेटे और बहुओं के पाँवों के नीचे की ज़मीन ही निकल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, आखिर माँ भी उनके साथ ऐसा कर सकती हैं। अब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। अब एक एक करके सबकी आवाज़ बदल गई। रोहन नरमाई से बोला, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने ही बच्चों को कोई घर से निकालता है क्या? पूत कपूत हो सकते हैं पर माता तो कभी कुमाता नहीं हो सकती है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। माँ आपको हमारी किसी बात से दुख पहुँचा हो तो माफ़ कर दें, इतनी बड़ी सज़ा मत दें। अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? प्रदीप बोला, माँ तो बच्चों को माफ़ कर ही देती है। माँ अब हमें साड़ियों का ही काम आता है, दूसरा धंधा कैसे करेंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम तो एक ही रात में सड़क पर आ जाएंगे। महेश बोला। तीनों बहुओं की भी अकल ठिकाने आ गई। रश्मि, नताशा और दीप्ति भी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगती हैं। अनीता जी कहती हैं, तुम लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है, मैं तुम सबको ऐसे तो माफ़ नहीं कर सकती हूँ, सज़ा दूंगी तभी तो तुम तीनों को सबक भी याद रहेगा। एक माँ का ये भी फ़र्ज है कि वो अपने भूले भटके बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आए। बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ को सज़ा देने का हक है, ताकि उससे बच्चों को सबक मिल सके। तुम लोगों ने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, तुम्हारे बच्चों ने भी तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है। हो सकता है भविष्य में वो तुम सबके साथ भी वही दुर्व्यवहार करें, इसलिए तुम सबको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। पैसों की कीमत भी समझाना ज़रूरी है। तुम सबको पिता का जमा जमाया धंधा मिल गया तो तुमने कभी संघर्ष नहीं किया। अब कमरे पर लगे ताले 1 साल बाद ही खुलेंगे। तुम सब किराए के घर में रहोगे और काम करने दुकान पर आते रहोगे, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें सैलरी के रूप में मिलेगा और उसी में तुम्हें घर चलाना होगा। तीनों बच्चों को सजा देकर अनीता जी का अशांत मन शांत हुआ और वो आत्मसम्मान के साथ रहने लगीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।